हाँ जी, डन विथ योर ब्रेक। आपका ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो चलिए, अब एक बात समझ, किसी ने पूछा सर डिस्गाइज का मतलब क्या होता है। डिस्गाइज का मतलब होता है कि लाइक आप चेंज कर रहे हैं, मतलब इट इज यू कैन से दैट द चेंजिंग या नॉट अपीयरिंग अ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन और डिस्गाइज द वैल्यू, लोकेशन, सोर्स, ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ द फंड्स, उसको चेंज कर रहे हैं। दैट अगर आप ऐसा कर रहे हैं करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज। चलिए, अब अपन एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप चलिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि देखो, नॉर्मली जहां पे सार लगता है वहां पे गार नहीं लगेगा। मतलब जहां पे सार लगता है, सार का मतलब होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो जहां पे सार लगता है वहां पे गार नहीं लगेगा, क्योंकि सार ऑलरेडी है ना। तो जब सार ऑलरेडी है तो जहां पे सार लगता है वहां गार नहीं लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने ना, सीबीडीटी ने जो एक सर्कुलर दिया था उसमें उन्होंने ऐसा भी बोला था कि गार और सार साथ साथ भी लग सकते हैं, कि अगर मान लो सार लग रहा है गार भी लग रहा है तो लग सकता है, को एग्जिस्टेंस में हो सकते हैं। तो आपको लास्ट में अगर मान लो कोई क्वेश्चन में सार दे रखा है, जहां लगता है कि ये सार लग रहा है तो सार लगेगा, गार नहीं लगेगा। बट लास्ट में एक नोट देके आने का, एज पर द सीबीडीटी सार एंड गार जो है वो दोनों को एग्जिस्टेंस में भी लग सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि द मर्जर ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी विद द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग वन, result in the losses setting of the profit, a lower net profit and lower tax liability of the merged company, would the losses be disallowed by applying GAR? एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो अगर किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मर्जर होता है, मर्जर मतलब दोनों में अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन हुआ, मर्जर मतलब अमलगमेशन, तो क्या वहां पे जो है वो गार लगाया जा सकता है क्या? नहीं। एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई, और अमलगमेट हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में क्या गार लगाया जा सकता है या नहीं? क्या यहां पे आप कोई ऐसा कोई टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए कर रहे हो? आंसर इज, तो इसका आंसर में आप ये लिखोगे कि देखो, जो अमलगमेशन के प्रोविजन है ना वो स्पेसिफिकली दे रखे आदित्य। और अमलगमेशन में क्या होता है, जब अमलगमेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि मर्जर के टाइम पे आपको एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ती है, और एनसीएलटी और हाईकोर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी परमिशन देते हैं, और वो सब कंडीशंस देखने के बाद में वो परमिशन देते हैं। और अगर इंडिया में अमलगमेशन करना है तो कोर्ट से अप्रूव कराना पड़ता है। तो कोर्ट ने जब अप्रूव किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आप गार नहीं लगा सकते। उस पर्टिकुलर केस में गार जो है वो गार आपका नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए अमलगमेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन है लॉ में। उसके साथ साथ में इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है कोर्ट से, और जब कोर्ट ने इसको अप्रूवल दिया है तो फिर आप यहां पे गार नहीं लगा सकते। तो देखिए क्या, और कोर्ट सब चीजें देखने के बाद अप्रूवल देगा ना, कोर्ट ऐसे ही तो अप्रूवल नहीं दे देगा आपको करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, एज रिगार्ड द सेटिंग ऑफ द लॉसेस, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मर्जर एंड अमलगमेशन ऑलरेडी कंटेन स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस सेफगार्ड। मींस सार में ऑलरेडी है अमलगमेशन डीमर्जर में ऐसा। Therefore, GAR need not be invoked when SAR is applicable, though as per the CBDT circular, GAR and SAR can coexist. ऐसा बोला हुआ है CBDT सर्कुलर में कि इसमें देखो, अमलगमेशन के केस में क्या होता है ना, उसमें SAR ऑलरेडी है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, बट GAR और SAR दोनों साथ में भी लग सकते हैं। फर्दर, since merger and amalgamation would be carried out under the order of the NCLT, GAR need not be invoked if the NCLT has explicitly and adequately considered the tax implication while sanctioning the merger scheme. जब भैया NCLT मर्जर का स्कीम बनाती है तो वो सब चीजें देखती है, कैसे टैक्स है, क्या है, कैसा है, तो वहां पे फिर गार लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि अ चॉइस इज मेड बाय कंपनी बाय एक्वायरिंग एन असेट ऑन द लीज ओवर आउटराइट परचेज। एक कंपनी है, उसके पास चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि एक बात बताओ, या तो हम असेट को लीज पे ले ले या आउटराइट परचेज कर ले। तो उन्होंने सोचा कि चलिए अपन एक काम करते हैं कि लीज पे लेंगे, उससे बेटर है अपन एक काम करते हैं आउटराइट परचेज करते हैं। आउटराइट परचेज पे हमको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। अब उसकी वजह से अगर मान लो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि लीज पे लिया होता तो उसमें क्या होता, आपको सिर्फ लीज रेंट मिलता, लेकिन आपने आउटराइट परचेज किया तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है, और अगर लोन लेके किया तो उस पे इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी जो चॉइस है, उस चॉइस के बेसिस पे क्या यहां पे गार लगाया जा सकता है? आंसर इज नो, यहां पे गार नहीं लगेगा। क्यों गार नहीं लगेगा? तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये टैक्स प्लानिंग का तरीका। ये आपको देखो, लॉ मेकर्स ने लॉ में चीजें ऐसा थोड़ी है नहीं दे रखी, लॉ में दे रखा है ना। आप अगर मान लो डेप्रिसिएशन लेते हो, डेप्रिसिएशन की रेट 15% है, कहीं 20% है, कहीं 40% है, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ले रहे हो। वो तो लॉ मेकर्स ने दे रखा है कि भैया
आप जो है अगर असेट खरीदते हो उस पर डेप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिलेगा, और हो सकता है आपने लीज पे लिया होता तो उसका लीज रेंट कम होता, तो उसमें आपकी चॉइस की वजह से यहां पे कोई नो डाउट यहां पे टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है, ये कोई ऐसा कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर रहे हो आप, यहां पे कोई आप लॉ को लूपहोल को यूज नहीं कर रहे हो, ये आपका कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है। तो टैक्स प्लानिंग का हिस्सा है तो ये आपका जो है वो क्या माना जाएगा, टैक्स प्लानिंग माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a choice is made by company by acquiring an asset on the lease over outright purchase. The company claim deduction for the lease rental in case of acquisition through the lease rather than depreciation as in case of the purchase of the asset. Would the lease rent payment being higher of the depreciation, इसका मैंने बोला कि लीज रेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्रिसिएशन, क्या ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो सकता है अंडर द गार? आंसर इज नो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गार प्रोविजन वुड अप्लाई इन केस द टैक्स पेयर merely makes the selection out of the options available to him under the provision of act for the which he is eligible and satisfied the stipulated conditions, if any, even if the choice of such options result in the lower tax liabilities, is the same is a result of the tax planning। ये आपकी टैक्स प्लानिंग है करके, ठीक है, कि आप अगर मान लो परचेज करो या फिर आप लीज पे लो, दिस इज योर प्लानिंग करके। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां पे आपका जो है वो गार लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलिए, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल बड़ा है, आंसर बिल्कुल ही छोटा सा है, ये सब आईसीआई के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1, F1 करके कंट्री है, फॉरेन कंट्री, वहां पे ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में आर्किटेक्चरल डिजाइन का सर्विस देते हैं करके। कौन सी कंपनी? ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी, जो फॉरेन का कंपनी है। इट रिसीव एन ऑफर फ्रॉम लवली रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्ट ऑल ओवर द इंडिया। तो ये लवली रिसोर्ट्स कंपनी है, ये चाहती है हमारे ऑल इंडिया में रिसोर्ट्स बनाने, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसका एक ऑर्डर दिया फॉरेन की कंपनी को, ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी को, उसको बोला कि हमारे लिए डिजाइन दीजिए रिसोर्ट का। अब समझना होता क्या है, इंडिया F1 जो कंट्री है, इंडिया और F1 का जो कंट्री है, उसका जो टैक्स ट्रीटी है वो ये बोलता है कि आर्किटेक्चरल सर्विस आर द टेक्निकल सर्विसेज, वो टेक्निकल सर्विस माना जाएगा, ऐसा DTAA में लिखा हुआ है। एंड द पेमेंट फॉर द सेम ऑफ द कंपनी मे बी टैक्स इन इंडिया, इस पे इंडिया में भी टैक्स लगता है। However, if such professional services are provided by a firm or individual, then payment for such service are taxable only if the firm has a fixed base in the India or stay of the partner or employee in India exceed 180 days। इन्होंने क्या किया, देखो अगर एक फॉरेन का कंपनी है, अगर फॉरेन की कंपनी ने इंडियन कंपनी को कोई भी अगर आर्किटेक्चरल सर्विस दी तो वो टेक्निकल सर्विस माना जाता है, इंडिया में टैक्स लगेगा। लेकिन हमारे उसके DTAA में कैसा लिखा हुआ है कि अगर मान लो ये सर्विस कोई पार्टनरशिप फर्म देती या कोई इंडिविजुअल देता तो इंडिया में टैक्स तभी लगेगा जब इंडिया में उनका फिक्स बेस होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय इंडिया में 180 डेज से ज्यादा रहे हो तो ही होगा, अदरवाइज टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। लेकिन ये तो कंपनी है, ये तो कंपनी है, तो कंपनी जो अगर सर्विस देगी तो इंडिया में हमेशा टैक्सेबल होगा, भले इंडिया में फिक्स बेस है या नहीं है, या भले इंडिया में एम्प्लॉय रह रहे हैं, पार्टनर रह रहे हैं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी है। तो देखो इंडिया और फॉरेन कंट्री का DTAA ये बोलता है कि अगर उस कंपनी कोई कंपनी ने इंडिया में आर्किटेक्चरल सर्विस दिया तो इंडिया में टैक्स लगेगा, अगर कंपनी है तो हमेशा। बट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है तो टैक्स तभी लगेगा जब उन्होंने इंडिया में फिक्स बेस है एंड वहां पे इंडिया में इनके स्टाफ रहते हैं, पार्टनर रहते हैं 180 डेज से ज्यादा, तो इंडिया में टैक्स लगेगा। अब देखना ये कंपनी क्या कर रही है, ये जो कंपनी है ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्यों बना रहे हैं? सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। विद द थर्ड पार्टी दैट इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक डायरेक्टर बन जाता है पार्टनर, और एक ये बन जाते हैं पार्टनर, एक फर्म बना देते हैं। हैविंग ओनली नॉमिनल शेयर्स इन द F1, और F1 के उस पार्टनर के पास में जो नॉमिनल शेयर्स है, द फर्म एंटर इनटू द अग्रीमेंट टू कैरी आउट द सर्विस इन इंडिया। अब फर्म एंटर करती है अग्रीमेंट में, कंपनी सेकेंडेड इट्स ट्रेन्ड मैन पावर टू द फर्म, और कंपनी क्या कर रही है, अपने जो भी ट्रेन एम्प्लॉय है वो फर्म को देती है, फर्म काम कर रही है सब करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां फर्म बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया के जो बीच में जो ट्रीटी है उस ट्रीटी के मजे लेना है, जिसकी वजह से इंडिया में टैक्स ना लगे। तो यहां पे गार लग सकता है या नहीं? आंसर इज यस, यहां पे गार लग सकता है, यहां गार लगेगा करके, ठीक है। तो देखिए
Does the partnership firm claim the treaty benefit and no tax paid in the India? Can such arrangement be examined under the GAR? क्या इस पे GAR लग सकता है या नहीं? तो देखो, कंपनी के थ्रू अगर ये करते इंडिया में ट्रांजैक्शन तो टैक्स लग जाता। अब इनको पता था इंडिया में टैक्स लगेगा, इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और फर्म में खुद पार्टनर रहे और उसके साथ साथ में नॉमिनल पार्टनर किसी और को और बना दिया, डायरेक्टर को। अब ऐसा ये कर रहे हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या टैक्स प्लानिंग है, मतलब टैक्स जो है उसका बेनिफिट लेना है या नहीं है। और अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सब्सटेंशियली लोग नहीं करते, इट इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है यहां पे, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपका भैया यहां पे गार लग जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है आईसीआई ने। इट इज ऑब्वियसली देयर वाज नो कमर्शियल नेसेसिटी टू क्रिएट अ सेपरेट फर्म except to obtain the tax benefit. The firm was only up on paper and the manpower was also drawn from the company. Employee भी company के ही जा रहे हैं। The firm did not have any commercial substance. Moreover, it is the case of treaty abuse. आप treaty abuse कर रहे हो, आप tax treaty को मजे ले रहे हो। Hence, GAR may be invoked to disregard the firm and tax payment for architectural service as fees for technical service. However, the rate of tax on such payment shall be applicable under the treaty if more beneficial. तो यहां पे बेटा, यहां पे ऐसा हो सकता है कि वो फर्म को डिसरिगार्ड कर देंगे। देखो, गार लगाते हैं ना तो वो उनके पास में ऑप्शन है कि वो क्या करते हैं, इक्विटी को डेट क्रिएट कर सकते हैं, डेट को इक्विटी बना सकते हैं, किसी को भी डिसरिगार्ड कर सकते हैं, बोले तुम तो हो ही नहीं, तुम तो तुम्हारा तो मतलब तुम तो मतलब हो ही अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फर्म को बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो फर्म हो ही नहीं, तुम तो कंपनी हो, और उस केस में यहाँ पे टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पे गार इन्वोक हो सकता है, आंसर इज यस, यहाँ पे गार इन्वोक हो सकता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए, अ फॉरेन बैंक जे लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन इंडिया। तो देखिए, एक फॉरेन का बैंक है जो इसका जे लिमिटेड ब्रांच, फॉरेन का बैंक जे लिमिटेड, ये जे लिमिटेड का ब्रांच इंडिया में है। अब इन्होंने क्या किया, ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम द इंडियन बोरोअर फ्रॉम अनदर ब्रांच ऑफ जे लोकेटेड इन द थर्ड कंट्री। अब एक बात बताओ, यहां पे जे, अ फॉरेन बैंक जे लिमिटेड ब्रांच इन इंडिया अरेंज अ लोन फॉर द इंडियन बोरोअर from another branch of the J located in the third country. The loan is later assigned to the J subsidiary in the country F3. The India and F3 treaty provide the no source based withholding tax, that is उस पे withholding tax का मतलब होता है TDS, on the interest to the bank carrying out the bona fide business. This therefore result is no withholding tax on interest payment out of India. वापस से पढ़ेंगे इस पॉइंट को, क्या है देखिए, अब फॉरेन बैंक जे लिमिटेड हैज ब्रांच इन इंडिया, मतलब इंडिया में उनकी ब्रांच है, ठीक है, इंडिया में उनकी ब्रांच है, मतलब इंडिया ब्रांच है। अरेंज लोन फॉर इंडियन बोरोअर, इंडियन बोरोअर के लिए कोई लोन देना था, तो इंडियन बोरोअर के लिए मान लो अगर कोई लोन देना है, इंडियन बोरोअर को लोन देना था। अब इंडियन बोरोअर को लोन देना था तो ये इंडिया का ब्रांच डायरेक्टली लोन दे सकता था, इंडिया का ब्रांच है वो डायरेक्टली लोन दे सकता था। लेकिन अगर इंडियन बोरोअर को लोन देते तो ये जो इंटरेस्ट पे करेगा ये ब्रांच के हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। अब इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। अब फॉरेन बैंक जे लिमिटेड हैज ब्रांच इन इंडिया अरेंज अ लोन फॉर इंडियन बोरोअर फ्रॉम द अनदर ब्रांच ऑफ जे लोकेटेड इन द थर्ड कंट्री। अब एक बात समझना, इंडियन बोरोअर को बोला कि तुमको बाबू, तुमको जो लोन दिलाएंगे हम नहीं देंगे, हम तुमको लोन दिलाते किसी फॉरेन कंट्री की हमारी ब्रांच से। मान लो इन्होंने जो लोन दिलाया वो F3 जो है, जो लोकेटेड इन द F3 कंट्री से दिलाया करके, ठीक है, F3 कंट्री से दिलाया। द लोन ऑफ लेटर इज असाइंड टू द जे सब्सिडरी इन द F3, मतलब F3 कंट्री की ब्रांच ने इसको लोन दिया। अब हुआ क्या कि F3 का लॉ और इंडिया का लॉ जो डीटीडबल है वो ये बोलता है कि भैया इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, अगर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा डीटीडबल में बोल रहा है। तो आप ट्रीटी अब्यूज कर रहे हो। आप यहां पे इंडियन ब्रांच जो जे लिमिटेड का था कंपनी का, वो इंडियन ब्रांच लोन दे सकता था, बट इंडियन ब्रांच ने दिया होता तो ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होता और भैया इंडिया में उस पर टीडीएस भी कटता, मिस जे की जो कंपनी है उसको टैक्स भरना पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने जो लोन दिलाया वो किसी फॉरेन कंट्री की अपनी दूसरी ब्रांच से दिलाया, क्योंकि फॉरेन कंट्री का लॉ और इंडिया का डीटीडबल जो है उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है और उस अग्रीमेंट में ये बोला हुआ है कि भैया ये अगर मान लो इंटरेस्ट पे करेंगे, ये इंटरेस्ट इंडिया वाला पे करेगा F3 कंट्री को, तो उस पर इंडिया में विथ होल्डिंग टैक्स नहीं आएगा, मतलब इंडिया में टैक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेन पर्पज क्या है आपका, टैक्स बेनिफिट लेना है। यहाँ पे मेन पर्पज क्या, एक ही कंपनी है उसकी 4 ब्रांचेस है, अब वो क्या कर रहा है, उसी ब्रांच से लोन दिला रहा है जिससे कि इंडिया में टैक्स ना लगे। तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, आप ट्रीटी अब्यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या दे रखा है,
The above arrangement of finalizing the loan from one country and assigning it to the another country has been made mainly to avoid withholding tax provision on the basis that there is no withholding provision on the interest earned by the F3 resident under the India F3 treaty. देयर इज अ टेंटेड एलिमेंट बीइंग अब्यूज ऑफ द ट्रीटी. आप ट्रीटी को अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रीटी अब्यूज कर रहे हैं एंड दस मे बी ट्रीटेड एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट. द रेवेन्यू मे इन्वोक द गार विथ रिगार्ड टू दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट में जो रेवेन्यू है, मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो गार इन्वोक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए उसके बाद अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए. क्वेश्चन नंबर 8 जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सेम वैसा का वैसा है. देखिए इसमें हुआ क्या. As per the provision of the treaty, tax treaty between India and country X, इंडिया और कंट्री X के बीच में ट्रीटी हुआ है. Any capital gain arising from the sale of shares of Indian company, अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर सेल करते हो, would be taxable only in the country X. सिर्फ कंट्री X में टैक्स लगेगा, इंडिया में नहीं लगेगा. If transferor is a resident of country X, except where transferor hold more than 10% interest in the capital stock of Indian company. देखो अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर बेचोगे तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ कंट्री X में लगेगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन इंडिया में टैक्स लग जाएगा अगर इंडियन कंपनी का आप 10% से ज्यादा का शेयर होल्ड करते हो. मींस 10% से ज्यादा का शेयर होल्ड करते हो तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा. अब हुआ क्या, अ कंपनी ए लिमिटेड बीइंग कंट्री ऑफ एक्स, एक कंपनी है ए लिमिटेड जो कि कंट्री एक्स का रेजिडेंट है. उन्होंने क्या किया, मेक्स इन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन कंपनी थ्रू 2 होली ओन सब्सिडरी कंपनी. उन्होंने 2 कंपनियां बनाई और 2 कंपनियों के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया 19.9% का. तो अब दोनों कंपनियां जो है सब्सिडरी कंपनियां लोकेटेड इन कंट्री एक्स है. ईच सब्सिडरी होल्ड 9.95% इन द इंडियन कंपनी और टोटल 19.9% हुआ ऑफ द इक्विटी ऑफ इंडियन कंपनी. द सब्सिडरी सेल द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एंड क्लेम द एग्जेम्पशन एज ईच इज होल्डिंग लेस देन द 10% इक्विटी शेयर्स इन द इंडियन कंपनी. कैन गार विल बी इन्वोक हियर और नॉट. आंसर इज यस. यहां पे गार लग जाएगा. यहां पे गार क्यों लगेगा, क्योंकि आप जो है वो ट्रीटी अब्यूज कर रहे हो. आप कोई ऐसी, यहां पे एक बात समझिए, पहली चीज तो आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो और दूसरी चीज आपने जो यहां पे 2 कंपनियां सब्सिडरी बनाई थी उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उसका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है. वो सिर्फ आपने इसलिए बनाई है जिससे कि आप जो है वो टैक्स बेनिफिट ले पाओ. तो यहां पे गार लगेगा. आंसर इज यस. यहां पे गार है वो आपको लग जाएगा करके, ठीक है. तो यहां पे इसका आंसर आप देखिए एक बार, इसका आंसर देखिए. और क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार देखिए, ड्रॉ करिए, क्वेश्चन को ड्रॉ करिए तो आपको समझेगा. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कराता हूं. डन पीपल. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए. 9 क्या बोलता है, इंडको एक इंडिया का कंपनी है. इनकॉर्पोरेट सबको इन द एलटीजे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, मतलब वहां पे टैक्स ही नहीं लगता है, बहुत कम लगता है. तो इंडिया में एक कंपनी थी जिसका नाम है मान लो इंडको. ये इंडको है. अब इंडको ने क्या किया, एक कंपनी बनाई एलटीजे में लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में जिसका नाम दिया सबको. सबको मीन सब्सिडरी कंपनी. तो इंडको एक इंडिया की कंपनी है, उसने एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्री है वहां पे एक कंपनी बनाई जिसका नाम है सबको विद इक्विटी ऑफ US 100. तो उन्होंने US 100 जो है उतना इक्विटी लगाया उसमें, उतना पैसा एज अ इक्विटी लगाया उसमें.
सबको गिव्स अ लोन ऑफ US 100 टू द अनदर इंडियन कंपनी एक्स लिमिटेड। अब एक बात समझना, सबको ने क्या किया कि इंडिया की एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, वो एक्स लिमिटेड को इतने का ही लोन दे दिया। तो देखो, इन्होंने इधर इक्विटी लगाया और इतना ही इसने इधर क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब एक बात बताओ, इधर इक्विटी लगाया तो इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए, इन्होंने इधर क्या दे दिया, लोन दे दिया वही वाले पैसे का। अब हुआ क्या, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% की रेट से इन्होंने इसको लोन दे दिया। अब एक बात समझिए, एक्स लिमिटेड क्लेम डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द सबको फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब एक बात समझना, यहां एक्स लिमिटेड है वो अपना डिडक्शन लेगी भाई, पीएनडल के डेबिट में जो इंटरेस्ट पे करेगी किसको, सबको को, उस पे इंडिया में जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन लेगी। देयर इज नो अदर एक्टिविटी इन सबको, सबको में और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। कैन गार कैन बी इन्वोक इन दिस केस और नॉट। एक बात बताओ, यहां सबको बनाया किस लिए था, सिर्फ एंड सिर्फ इसलिए बनाया था कि भाई उसको इंडिया में टैक्स ना लगे, क्योंकि आपने वही $100 इधर दिया और इसने इधर दे दिया $100। अब एक बात समझो, आप डायरेक्ट भी तो इसको दे सकते थे। अब डायरेक्ट अगर आप इसको देते तो होता क्या, ये इंटरेस्ट पे करता, इसको इसके हाथ में, इंडिया की कंपनी के हाथ में, इंडिया में टैक्सेबल हो जाता। और देयर में भी पॉसिबिलिटी दैट सबको जो है, ये जो सबको है और यहां पे जो ये एक्स लिमिटेड है, इन दोनों के यहां पे इंडिया में जो है ये खर्चा अलाउ हो रहा है और इसके लिए हो सकता है इंडिया में टैक्सेबल ना हो रहा हो, क्योंकि सबको की टैक्स ट्रीटी और इंडिया की टैक्स ट्रीटी में ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये लिखा हो कि इसमें सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगता। तो यहां पे जो मेन पर्पस है वो आप क्या कर रहे हो, पैसे को घुमा रहे हो, और पैसे को घुमा के, और आप अल्टीमेटली क्यों घुमा रहे हो, जिससे कि इंडिया में टैक्स ना लगे, इस कंपनी के हाथ में लगना चाहिए था टैक्स, वो ना लगे, ऐसा कर रहे हो। तो यहां पे गार लग सकता है, आंसर इज यस। तो देखिए क्या दे रखा है, The arrangement appear to be the avoid of the payment of tax on interest income by INDCO in case of loan is directly provided by INDCO to the X Limited. The arrangement involve round tripping of the funds, even though the funds emanated from the Indian company are not traced back to the INDCO in this case. Hence, the arrangement may be the deemed to be the lack of commercial substance, and consequently, in case of INDCO, सबको may be disregarded and the interest income may be tax in hands of the INDCO. ऐसा हो सकता है कि भैया ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ये इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं और ये इंटरेस्ट इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल कर सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो इसके हाथ में टैक्सेबल कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं और ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ क्या। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि वाई लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री C1। एक कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड एक कंट्री में जिसका नाम है C1 करके कंट्री है, उसमें है वाई लिमिटेड। इट इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये वाई लिमिटेड है वो नॉन रेजिडेंट है। अब हुआ क्या, जेड लिमिटेड इज अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक कंपनी है जिसका नाम है जेड लिमिटेड, ये इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है जेड लिमिटेड। अब हुआ क्या आगे, ए लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1। F1 करके कंट्री है, यहां पे F1 करके कंट्री है जहां पे ए लिमिटेड करके कंपनी बनाया F1 कंट्री में, एंड इट इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ द वाई लिमिटेड। एक बात समझिए, वाई लिमिटेड का ये 100% सब्सिडरी है, वाई लिमिटेड का 100% सब्सिडरी है, सब्सिडरी है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, वाई लिमिटेड एक नॉन रेजिडेंट है जो कि कंट्री C1 में है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कंट्री F1 में है, इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है जेड लिमिटेड जो कि इंडिया का कंपनी है। अब इन्होंने F1 में ये कंपनी बनाया है, 100% सब्सिडरी कंपनी है। आगे क्या दे रखा है, इट इज 100% ऑफ द सब्सिडरी ऑफ वाई एंड जेड लिमिटेड फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी X लिमिटेड इन इंडिया आफ्टर द सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। मैं समझा नहीं, एक सेकंड वापस से मुझे एक बार पढ़ने दो, इस सेंटेंस को क्या बोला है एक बार मुझे देखने दीजिए प्लीज। देखिए मैं बता रहा हूं, वाई लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री C1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे नॉन रेजिडेंट, हु इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे जेड लिमिटेड इज अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, जेड लिमिटेड इंडिया का रेजिडेंट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि ए लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1 एंड इट इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ द वाई लिमिटेड। हाँ, वाई लिमिटेड का ये 100% सब्सिडरी है करके, ठीक है। तो वाई लिमिटेड का 100% सब्सिडरी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या दे रखा है, यहां से आगे चालू होता है सेंटेंस, ए लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी एक्स लिमिटेड इन इंडिया आफ्टर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द गार प्रोविजन। गार प्रोविजन चालू होने के बाद इन्होंने क्या किया,
कि इंडिया में एक कंपनी बनाई, देयर इज नो अदर एक्टिविटी ऑफ ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड और जेड लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर गुलू गुलू करके इंडिया में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई। तो इंडिया में एक जेवी कंपनी बनाई जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और ये एक्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? इंडिया का कंपनी जेड लिमिटेड और एक यहां का ए लिमिटेड के बीच में। तो ए लिमिटेड और जेड लिमिटेड के बीच का जेवी कंपनी है, वो इंडिया में जॉइंट वेंचर कंपनी है। ए लिमिटेड का और कोई एक्टिविटी नहीं है, ए लिमिटेड सिर्फ इसमें जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई एक्टिविटी ए लिमिटेड का नहीं है। आगे क्या दे रखा है? हाँ, देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का कोई एक्टिविटी नहीं है। इसने क्या किया? इस कंपनी ने इसमें 100% होल्ड किया और इसने इंडिया में जेवी में एंटर किया करके, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? द इंडिया एंड F1 ट्रीटी, इंडिया का ट्रीटी या इंडिया, ये आ गया इंडिया, और ये F1 कंट्री जहां पे ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री का ट्रीटी क्या बोलता है? मतलब इंडिया और F1 का ट्रीटी बोलता है कि देयर इज अ नॉन टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सोर्स कंट्री एंड कंट्री F1 चार्ज नो कैपिटल गेन टैक्स इन इट्स डोमेस्टिक लॉ। अब हुआ क्या? इंडिया का टैक्स लॉ और F1 का टैक्स लॉ में दोनों का DTAA वो ये बोलता है कि भैया अगर मान लो ये यहां का कोई कंपनी इंडिया में कैपिटल गेन लाता है तो उस कैपिटल गेन पे सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा मतलब इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया इज द सोर्स कंट्री, मींस जहां पे होता है काम, दैट इज कॉल्ड सोर्स कंट्री। यहां पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स इस कंट्री में लगना चाहिए बट यहां पे भी टैक्स नहीं लगता। तो इन्होंने बोला कि भाई F1 और इंडिया का टैक्स ट्रीटी ये बोलता है कि इंडिया में तो टैक्स लगेगा ही नहीं और F1 कंट्री में टैक्स लगता नहीं है, वो टैक्स हेवन है करके। ए लिमिटेड इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ परमिटेड ट्रांसफरी ऑफ द वाई लिमिटेड, मींस ये परमिटेड ट्रांसफरी है वाई लिमिटेड का। मतलब ये परमिटेड ट्रांसफरी का मतलब होता है कि वाई लिमिटेड के बिहाफ पे ये ए लिमिटेड है, ये क्या कर सकता है? एक्स लिमिटेड के शेयर वगैरह बेच सकता है। तो देखिए आगे क्या दे रखा है? परमिटेड ट्रांसफरी मींस though the share are held by A limited, all the right of the voting, management right to sale etc is with the Y limited। मतलब कुल मिला के यहाँ पे नो डाउट A limited है वो इसके शेयर हेल्ड कर रहा है, बट बेटा यहाँ पे जो राइट है ना वो सब इसके पास है। मिस मैनेजमेंट के राइट, कंट्रोलिंग के राइट, जो भी करना है वो, क्योंकि ये 100% सब्सिडरी है तो सब राइट जो है वो वाई लिमिटेड के पास है। किसके पास है? वाई लिमिटेड के पास। आगे क्या दे रखा है? As per the joint venture agreement, 49% of the X limited equity are allocated to A limited and 51% is allocated to the Z limited। तो यहां पे ये A limited 49% इक्विटी होल्ड करता है और ये Z limited है ये 51% इक्विटी है वो होल्ड करता है इस जॉइंट वेंचर कंपनी का। आगे क्या दे रखा है? Thereafter the shares of the X limited held by A limited are sold to the C limited, a company connected to the Z limited group only। अब एक बात समझना, ये Z लिमिटेड ग्रुप की कोई कंपनी थी, उसकी कनेक्टेड पर्सन को इन्होंने क्या किया? ये कंपनी जो है ये ए लिमिटेड ने क्या किया? ये जो ए लिमिटेड है, इस ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के शेयर है वो सेल कर दिए किसी Z लिमिटेड को। अब एक बात बताओ, शेयर सेल कर दिए तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि F1 कंट्री और इंडिया का DTAA बोलता है कि सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा यहां पे करके, ठीक है। इंडिया में यहां पे टैक्स नहीं लगेगा। आगे क्या दे रखा है? As per the tax treaty with country F1, capital gain arising to the A limited are not taxable in India. As per the India country C1 tax treaty, capital gain is chargeable to tax in the source country. GAR can be invoked to deny the treaty benefit or not। एक बात बताओ, इंडिया और C1 कंट्री का DTAA ये बोलता था कि इंडिया में टैक्स लगेगा, लेकिन F1 कंट्री का लॉ ये बोलता था कि इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। एक बात बताओ, इस कंपनी ने ये जो कंपनी बनाई ए लिमिटेड F1 कंट्री में, मैं बताऊं सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए बनाई है। आप सिर्फ ट्रीटी अब्यूज करने के लिए बनाई है, आपने ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए बनाई है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, 100% आपकी सब्सिडरी है, ये और कोई एक्टिविटी करनी नहीं, सिर्फ इंडिया के जेवी में इन्वेस्ट किया था और फिर जेवी में से इन्वेस्टमेंट उसने सेल कर दिया। जेवी में इन्वेस्ट किया था फिर इन्होंने सेल कर दिया। यहां ए लिमिटेड का F1 कंट्री में बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स बेनिफिट लेना है, इसके अलावा और कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। और कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। F1 कंट्री में जाके आपने क्यों बनाई कंपनी? सिर्फ इसलिए बनाई थी कि इंडिया में टैक्स ना लगे, क्योंकि F1 कंट्री का और इंडिया का DTAA ये बोलता है कि इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप C1 कंट्री से डायरेक्टली इंडिया में अगर इन्वेस्ट किया होता ना तो इंडिया में टैक्स लग जाता। तो आप, मैं बोलूं, यहां पे आप ट्रीटी अब्यूज कर रहे हैं।
यहां ट्रीटी अब्यूज कर रहे हैं, आप ट्रीटी जो है उसको अब्यूज कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, यहां लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या गार लगेगा? आंसर इज यस, गार लगेगा। और भैया ये ए लिमिटेड जो है, इस ए लिमिटेड को हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसरिगार्ड कर दे और बोला ये तो है ही नहीं, ये वाई लिमिटेड को बोलेंगे कि इंडिया में टैक्स भरो चुपचाप करके, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ रूटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू द F1 रिजल्ट इन द टैक्स बेनिफिट since there is no business purpose in incorporating company A limited, a country F1 which is a low tax jurisdiction, it can be said that the main purpose of the arrangement is to obtain the tax benefit. The alternative course available in case of the direct investment in the X limited, joint venture by the Y limited, the tax benefit would be the difference as the tax liability between the two available courses. The next question is, does the arrangement have any tainted element? क्या यहाँ पे कुछ tainted element है? Answer is yes. It is evident that there is no commercial substance in the incorporating the A limited, as it does not have any effect on the business risk of the Y limited, cash flows of the Y limited, as the twin condition of the main purpose being tax benefit and the tainted element. दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो आपका टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, दूसरा टेंटेड एलिमेंट होना चाहिए, मींस लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस एंड ऑल। तो वो हो रहा है, आंसर इज यस। सो गार यहां पे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। Additionally, as all the right of the shareholder of X Limited are being exercised by the Y Limited only instead of the A Limited, it is again shows that A Limited lack of commercial substance, hence it is possible to invoke the GAR in this case. यहाँ पे GAR लग सकता है, आंसर इज यस, यहाँ पे GAR लग जाएगा। So this is the question number 9, 9, 8, 9 सब हो गए, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, एक क्वेश्चन सिर्फ बाकी बचा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें से कल एग्जाम में क्वेश्चन आया था करके, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आपसे पूछा है कि क्या यहां पे गार लग सकता है या नहीं। दो एग्जाम्पल दिए हैं और दोनों एग्जाम्पल में आपको पूछा है कि भैया यहां पे गार जो है वो लग सकता है या नहीं लग सकता। देखिए, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, पास्ट आरटीपी का क्वेश्चन था, मैंने पास्ट आरटीपी से लिया, इस बार के एग्जाम में था, पिछले वाला जो एग्जाम हुआ नवंबर 2023 वाला। एग्जामिन वेदर द गार कैन बी इन्वोक इन द फॉलोइंग केसेस और नॉट। पहला, मेसर्स फुल फुटप्रिंट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये इंडियन कंपनी है। अ सेटअप अ यूनिट इन द एसईजेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बोतल, इट क्लेम 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द यूनिट एज पर सेक्शन 10AA ऑफ द एक्ट। एक बात बताओ, फुटप्रिंट इंडिया एक इंडिया का कंपनी है, इन्होंने एसईजेड में अपना यूनिट लगाया, बोतल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 100% डिडक्शन ले रहे हैं पहले 5 साल तक। एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ गलत कर रहे हैं क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे कोई गलत कर रहे हैं क्या? क्या इसमें कुछ गलत कर रहे हैं क्या? क्या कुछ गलत हो रहा है यहां पे? आप मुझे बताओ, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बात बताओ, कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एसईजेड में कर रहा है, 5 साल तक 100% डिडक्शन ले रहा है, क्या गलत कर रहा है उसमें? कोई यहां पे कुछ गलत कर रहा है क्या? वो भाई ये तो दे रखा है लॉ मेकर्स ने, लॉ मेकर्स ने बोला हुआ है एसईजेड में यूनिट लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट में 100%, 50% डिडक्शन लो। क्या गलत कर रहा है ये? कुछ भी गलत नहीं कर रहा करके, ठीक है? तो यहां पे गार नहीं लगाया जाएगा। भाई गार क्यों ही लगाओगे यार, ये तो गवर्नमेंट ने दिया है, लॉ मेकर्स ने दिया है ये बेनिफिट, ये तो लॉ मेकर्स ने बेनिफिट दिया है, तो इसमें गार क्यों ही लगाओगे? गार नहीं लगाओगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे दे रखा है कि भाई साहब, there is an arrangement of setting up a unit in SEZ which result in the tax benefit, but however this is the case of tax mitigation where the taxpayer is taking benefit of the fiscal incentive offered to him by the complying with the condition imposed and economic consequences of the provision in the legislation that is setting up a business unit in SEZ area, hence the revenue would not invoke the GAR as is regard in this regard of the agreement। इसमें कोई टैक्स अवॉइडेंस थोड़ी कर रहे हो यार, ये तो टैक्स प्लानिंग का हिस्सा आ गया, ये तो टैक्स प्लानिंग का आप करिए ना, ऐसा क्या गलत है उसमें? उसके बाद दूसरा, अब देखो यहां थोड़ा चीटिंग वाला मामला है, ये क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में आया था, ये वाला पॉइंट ही आया था, 3 मार्क के लिए आया था। देखिए, इन द अबव केस व्हाट हैपन, सपोज इट इज प्रिज्यूम दैट फुटप्रिंट लिमिटेड हैज अनदर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बॉटल इन द नॉन एसईजेड एरिया। तो एक यूनिट इनकी नॉन एसईजेड एरिया में है, नॉन एसईजेड एरिया में है, और ये एसईजेड एरिया में है। अब एक बात समझना, द कंपनी ट्रांसफर द प्रोडक्ट of the non-SEZ unit to the SEZ A unit at a lower price, में से नॉन SEZ यूनिट से क्या कर रहे हैं, ये SEZ यूनिट में यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं और ये लोअर प्राइस पे कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, SEZ यूनिट में हो सकता है कितना भी प्रॉफिट हो, क्या फर्क पड़ता है, SEZ यूनिट में तो एग्जेम्प्ट है। और नॉन SEZ यूनिट जो है, वो नॉन SEZ यूनिट में क्या होगा, टैक्स की चोरी हो रही है क्योंकि आप कम वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहे हो। अब एक बात समझना, लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू,
In respect of such product transferred from non-SEZ unit, only insignificant manufacturing activity take place in the SEZ unit. SEZ में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट हो जाता होगा. In this way, the company is able to show the higher profit in SEZ unit than the non-SEZ unit, and in consequently claim the higher deduction in computation of income. The above sales from the bottle transfer from non-SEZ unit कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ एसईजेड यूनिट. अब एक बात समझना हुआ क्या, जैसे मान लो बोतल पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो नॉन एसईजेड यूनिट में हुआ. अब ये क्या करते हैं, एसईजेड यूनिट को ट्रांसफर कर देते हैं और एसईजेड यूनिट फिर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है और फिर एक्सपोर्ट कर जाता होगा. और ये क्या कर रहे हैं, स्लाइटली लोअर वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं. तो लोअर वैल्यू पे ट्रांसफर करने से क्या होगा कि एसईजेड यूनिट जो है उसमें यहां पे परचेस कम आएगी, बट आगे जाके जब एक्सपोर्ट करेंगे सेल बहुत ज्यादा आएगी, प्रॉफिट बहुत होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बट क्या फर्क पड़ता है, डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन इधर आप समझिए नॉन एसईजेड यूनिट है वो मुंबई में है, उनकी सेल कम आ रही है ना, और सेल कम होने से इंडिया में टैक्स कम लग रहा है. लेकिन एक बात बताऊं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी लॉ में प्रोविजन है. जैसे मैंने आपको डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में बताया था कि डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है कि आप ही की अगर एक यूनिट है वो दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करता है तो मार्केट वैल्यू पे करना चाहिए. और अगर 20 करोड़ से ज्यादा है ना, अगर ये वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है. और आप भले कम पे कर रहे हो तो भी हम वहां पे आर्म लेंथ प्राइस पे लाएंगे, और आर्म लेंथ प्राइस पे लाएंगे तो इसके हाथ में जो है वो चिटिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसिफिक प्रोविजन है इंडिया में कि इंडिया में ही अगर मान लो आप अपनी दो यूनिट के बीच में ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आर्म लेंथ पे होने चाहिए. और अगर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो भी यहां एओ के पास पावर है, और ये पावर दे रखी है अंडर सेक्शन 80 IA सबसेक्शन 8 एज वेल एज द 10 AA सबसेक्शन 9 में. तो देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलरेडी इन द इनकम टैक्स, ऑलरेडी सार है करके, तो उसके लिए गार की जरूरत नहीं है. बट गार और सार दोनों साथ में भी लग सकते हैं, गार और सार दोनों साथ में भी लग सकते हैं. तो इसमें आपको आंसर में ये लिखना है करके, ठीक है, कि भैया यहां पे अगर ऐसा हो रहा है कि कम वैल्यू पे सेट है, वो कम वैल्यू पे अगर मान लो गुड्स है वो ट्रांसफर हो रहा है नॉन एसईजेड से एसईजेड में, तो उस पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन द इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में ऑलरेडी सार है करके, और ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो तो उसको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा. जैसे आपको मैंने एक पता है 115 बीएबी में बताया था कि अगर कोई 115 बीएबी वाली कंपनी है तो वो क्या करेगी, हमेशा वो ये चाहेगी कि उसका प्रॉफिट जो है, हमेशा वो ये चाहेगी कि उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ज्यादा हो, जिससे 15% टैक्स लगेगा, और वो दूसरी कंपनी को, अपनी रिलेटेड पार्टी को बेच देगा बहुत ज्यादा वैल्यू में और उसका प्रॉफिट कम कराएगा. ऐसे जब करते हैं तो उसमें एओ के पास में पावर होता है कि एओ उस प्रॉफिट को रिकंप्यूट कर सकता है. तो ऐसे केसेस में ऑलरेडी देयर आर प्रोविजन इन द इनकम टैक्स, तो देयर इज नो नीड ऑफ द गार, बट गार सार दोनों साथ में लग सकता है. अल्टीमेटली लास्ट में आपको ये लिख के आना है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, देयर इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और फॉल्स सबमिशन तो नहीं है. इट इज नॉट अ केस ऑफ द टैक्स इवेजन. The company has tried to take advantage of the tax provision by transferring profit from non-SEZ unit to the SEZ unit. This is not an intention providing tax benefit to unit set up in the SEZ. However, such tax avoidance is specifically dealt with section 10 AA 9 or 80 IA subsection 8. Wherein inter alia it is provided that where any goods or service held for the purpose of any other business carried on by the assessee are transferred to the eligible business, and the consideration, if any, for such transfer as recorded in the accounts of eligible business does not correspond to the market value of such goods or services as on the date of transfer, then for the purpose of deduction under this section, the profit and gain of such eligible business shall be computed as if the transfer in the either case has been made at the market value of such goods or service on that date. अगर आप मार्केट वैल्यू पे इंटर कंपनीज वगैरह के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, रिलेटेड पार्टीज के बीच में नहीं कर रहे हो, तो यहां पे प्रोविजन ऑलरेडी डाल रखे हैं 10 AA 9 में, 80 IA 8 में, और उसमें बोला हुआ है कि भैया वो उसको हम मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे. Thus, in this case, due to the application of the specific anti-avoidance provision है, no tax benefit can be derived by the Footprint Limited by transferring the product from non-SEZ to the SEZ unit at less than fair market value. Therefore, no specific need to invoke the GAR. बट सीबीडीटी का सर्कुलर ये बोलता है कि भैया गार और सार है वो दोनों साथ में लग सकते हैं. आंसर इज यस. तो आपको है ना, जहां पे भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जहां सार है ऑलरेडी, तो आपको लास्ट में ये नोट तो चिपके ही आना है हर जगह करके, ठीक है, ये तो लिख के ही आना है कि एज पर सीबीडीटी सर्कुलर गार एंड सार दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं करके, ठीक है. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कंप्लीटली गार को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, गार और सार लग सकता है. तो दिस इज ऑल 10 क्वेश्चन फ्रॉम द गार टॉपिक. इसी में से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है वो एग्जाम में बैठेगा. अब देखो 3 मार्क का कौन सा क्वेश्चन बैठेगा वो मुझे नहीं पता, बट इसी में से आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है. चलिए अब आप चलिए वापस से गार टॉपिक पे.
और गार टॉपिक में हम बोल रहे थे कि देखो आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बन सकता है, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहला तो टैक्स बेनिफिट ले रहे हो और दूसरा कोई टेंटेड एलिमेंट है। टेंटेड एलिमेंट का मतलब पांच में से कोई एक, या तो कोई ऐसा राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो ऑर्डिनरी लोग नहीं करते, आप मिसयूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो प्रोविजन ऑफ द एक्ट को, DTAA को, या फिर आप ऐसे कैरेट मैनर में करते हो जो बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं होता। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और डीम ऑफ टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। अब अगर मान लो गार लगा दिया, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बना दिया, तो होगा क्या? तो देखो इन्होंने क्या बोला, यहां समझने की कोशिश करना है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इफ एनी अरेंजमेंट इज डिक्लेयर्ड एज IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, then the consequences shall be determined in such a manner as deemed appropriate। वो क्या करेंगे, वो आपके consequences such a manner में determine करेंगे as deemed appropriate in the circumstances of the case। The circumstances case may result in the denial of any tax benefit। आपको tax benefit नहीं देंगे, benefit under the DTAA वो नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। The impact of treating transaction as impermissible avoidance arrangement may result into the following illustrative situation। क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, तो देखिए वो लोग क्या करेंगे, disregarding और combining और recharacterizing any step, any part or whole of the IAA। जो impermissible avoidance arrangement है उस अरेंजमेंट को वो डिसरिगार्ड कर देंगे, बोलेंगे अरेंजमेंट गलत है, कंबाइन कर देंगे करके, रिकैरेक्टराइजिंग कर देंगे करके, या स्टेप इन एनी पार्ट और एनी होल ऑफ द IAA। मींस आप कोई भी ऐसा अरेंजमेंट कर रहे थे, वो अरेंजमेंट को हो सकता है वो डिसरिगार्ड कर ले, वो कंबाइन कर ले, रिकैरेक्टराइज कर ले। ट्रीटिंग द IAA एज इफ हैड नॉट बीन एंटर इनटू और कैरी डाउन, ऐसा भी मान सकते हैं जैसे आपने अरेंजमेंट किया ही नहीं है, अग्रीमेंट किया ही नहीं है, अरेंजमेंट किया ही नहीं, उसको क्या कर देंगे, IAA एज हैड नॉट बीन एंटर इनटू, उसको ही डिसरिगार्ड कर लेंगे। या फिर disregarding any accommodating party or treating any accommodating party or any other party as one and the same person, means treating accommodating party as बेनामी पार्टी। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल अभी देखे थे कि वो एक फॉरेन कंट्री F1 में उन्होंने जो बनाया था, वो किस लिए बनाया था, जिससे टैक्स, तो उस कंपनी को ही वो हटा देंगे, उस कंपनी को, क्योंकि वो अकोमोडेटिंग पार्टी थी। उस पार्टी को आपने उस कंपनी में, वो कंट्री में जो कंपनी बनाई थी, वो क्यों बनाई थी, इंडिया में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो हो सकता है उसी को वो डिसरिगार्ड कर दे, बोले गलत है ये। डीमिंग पर्सन हु आर connected person in relation to each other to be one or the same person for the purpose of determining tax treatment of any amount। जैसे मान लो वो दो आप कंपनियों के थ्रू 9.95%, 9.9, तो उसको दोनों को मिला के एक ही मान लेंगे। होल्डिंग कंसर्न एज बेनामी करके, ठीक है। reallocating amongst the parties to the agreement any accrual or receipt or capital or revenue nature expenditure deduction relief और rebate में उसको रीअलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे जो है अक्रूअल को रिसिट मान सकते हैं, कैपिटल को रेवेन्यू मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर ट्रीटिंग द प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ एनी पार्टिंग ऑफ द अरेंजमेंट, उसके बाद द सिटस ऑफ द असेट, साइटस ऑफ द असेट और ट्रांजैक्शन एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लोकेशन ऑफ द असेट और लोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर द अग्रीमेंट। मींस भैया एक बात समझना, साइटस का मतलब होता है कि उसका जो जगह है वो असेट की जगह अलग कर सकते हैं, बोलते नहीं ये तो यहां लोकेटेड नहीं, ये तो यहां मान लेंगे हम लोकेटेड, तो वैसा कर सकते हैं। कंसिडरिंग और लुकिंग थ्रू एनी अरेंजमेंट बाय डिसरिगार्डिंग एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को डिसरिगार्ड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। या फिर डिसरिगार्डिंग द ऑल्टर ईगो करके, ऐसा लॉ में एक वर्ड यूज होता है, तो वो ये कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक बात बताऊं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे बहुत सारी पावर दे रखी है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सुन के लगेगा कि अभी तक गार में एक भी केस नहीं पकड़ा है। अभी तो ये टॉपिक डेवलपिंग है, अभी तो ये देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे अलग बैठे बैठे बाहर से देख रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन बना लिए, अब ये देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है करके, ठीक है। और उसको जैसे एकदम धापा मारेंगे और उसको पकड़ेंगे वाले, आ भाई तूने ऐसा किया है तो तेरा सब, मतलब अच्छे से उसके साथ में ये सब चीजें कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है। अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट का मतलब होता है होल पार्ट और स्टेप ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, ऑपरेशन, स्कीम, अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, उसको अरेंजमेंट बोलेंगे। इट कवर ट्रांजैक्शन वेदर एनफोर्सेबल और नॉट, दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड योर अरेंजमेंट। एसोसिएटेड पर्सन में कौन आता है, टाइप ऑफ असेसी और एसोसिएटेड पर्सन। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 56(2)(10) में जो लोग है वो उसके रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। बाकी के केस में जो सेक्शन 48(2) PGBP में दे रखे वो आपके एसोसिएटेड पर्सन है। जैसे बहुत बार एसोसिएटेड पर्सन को आप साथ में लेके और ऐसा कुछ कर रहे हो, या नहीं एसोसिएट पर्सन नहीं है तो भी चल जाता है यहाँ पे। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है,
तो टैक्स बेनिफिट का मतलब या तो रिडक्शन कर रहे हो, अवॉइडेंस कर रहे हो, डेफरल ऑफ द टैक्स अंडर द डोमेस्टिक टैक्स लॉ और DTAA, या इंक्रीज इन द रिफंड, आप रिफंड को इंक्रीज कर रहे हो, या तो टैक्स को कम कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, डेफर कर रहे हो अंडर डोमेस्टिक लॉ और DTAA, या रिफंड को इंक्रीज कर रहे हो करके, ठीक है, या रिडक्शन इन द टोटल इनकम, इंक्रीज इन द लॉसेस आप कर रहे हो। पार्टी ऑल्सो कवर द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी उसका पार्टी माना जाएगा। चलिए, तो ये कोई आपको याद रखने की जो डेफिनेशन वाला पार्ट जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 144BA और ये सेक्शन असेसमेंट प्रोसीजर की है, बट पढ़ते यहां पे ये असेसमेंट प्रोसीजर की है और इसको पढ़ते हम यहां पे है। अब ये सेक्शन क्या बोलती है, प्रोसीजरल पार्ट, कि पावर टू ट्रांजैक्शन IAA, क्या IAA कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी ट्रांजैक्शन को या किसी अरेंजमेंट को IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनाएगा। तो इसमें बेसिकली कुछ लोगों के नाम यूज होंगे, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया है। जहां पे C या PC लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर में CIT या PCIT। AP लिखा होगा, उसका मतलब होगा अप्रूवल पैनल, अप्रूविंग पैनल। AO का मतलब असेसिंग ऑफिसर एंड IAA मींस इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। अब एक बात समझना, इसमें अप्रूविंग पैनल का मतलब क्या है, अप्रूविंग पैनल कौन होगा, ये अप्रूविंग पैनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर अप्रूविंग पैनल, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रूविंग पैनल बनाएगी। कंपोजिशन कौन होगा, ईच अप्रूविंग पैनल शैल कंसिस्ट 3 मेंबर में 3 जजेस रहेंगे, जिसमें एटलीस्ट एक चेयरमैन रहेगा, तो एक चेयरमैन और 2 मेंबर रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग पैनल बनाएगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, चेयरमैन शैल बी द पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है या अभी हाई कोर्ट का जज है, वो बनेगा, इसका क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। 1 member shall be the member of IRS ऑफिसर रहेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द PCCIT और CCIT में जो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है उस रैंक का बंदा वो रहेगा 1 मेंबर। और 1 मेंबर रहेगा shall be an academic पर्सन, जो कोई स्कॉलर रहेगा, हैविंग उसमें स्पेशल नॉलेज है किसी मैटर का, सच एज डायरेक्ट टैक्स, बिजनेस अकाउंट या इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस का, उसको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो टोटल 3 लोग रहेंगे अप्रूविंग पैनल में। अप्रूविंग पैनल है एक पैनल, ये पैनल क्या करेगा मैं बताऊंगा अभी। अप्रूविंग पैनल में एक चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर रहेंगे, और जो 2 मेंबर रहेंगे उसमें एक मेंबर जो रहेगा वो एकेडमिक स्कॉलर वगैरह बाहर से उठाएंगे, और एक मेंबर जो रहेगा वो IRS ऑफिसर रहेगा, जिसने CCIT या PCCIT की पोस्ट है वो होल्ड कर रखी है करके, उस लेवल या उसके ऊपर वाला, उससे नीचे वाला नहीं। इनका ऑर्डिनरीली 1 ईयर का टर्म रहेगा और मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स तक उसका एक्सटेंशन हो सकता है। इनका जो काम है वो, इनकी जो रीजॉइनिंग है वो हर साल इनका जो एक्सटेंड होगा और मैक्सिमम 3 इयर्स तक हो सकता है। अब आप बोलोगे ये अप्रूविंग पैनल का काम क्या होगा, मैं बताता हूं। देखो गार कैसे लगाया जाएगा, तो उसका एक प्रोसीजर है, वो अगले पेज पे मैंने दे रखा है, आप इसको अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले AO आपका असेसमेंट कर रहा था और AO को असेसमेंट करते करते दिख जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई चिटिंग की है, कहीं ना कहीं कोई झोल किया है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है, आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनना चाहिए, गार लगना चाहिए। तो क्या हुआ, AO टू मेक द रेफरेंस टू द CIT और PCIT at any stage of the assessment or reassessment proceeding on the basis of material or evidence available to declare an arrangement as IAA and determine its consequences। तो AO क्या करेगा, अब AO की खुद की औकात नहीं है, AO है वो गार नहीं लगा सकता, किसी भी अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट नहीं बना सकता। तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा किससे, अपने CIT PCIT से, अपने बॉस से, और बॉस को बोलेगा बॉस देखो यार इसने ना कुछ गड़बड़ किया है और अपने को यहां पे करना चाहिए, यहां पे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है वो डिक्लेयर करना चाहिए, आप बताओ कैसे करना है। अब होगा क्या आगे, द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर मींस जो उसका बॉस है वो क्या करेगा, issue a notice to assessee for submitting objection or providing an opportunity of being heard within the period not exceeding 60 days। तो मैक्सिमम 60 डेज का टाइम दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि भैया आप बताओ, क्यों ना हम आप पे गार लगा ले, क्यों ना हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है वो डिक्लेयर कर दे। अब एक बात समझना, इफ assessee does not furnish objection to the notice within the prescribed time, अगर मान लो assessee ने ऑब्जेक्शन किया ही नहीं तो क्या होगा, और इफ assessee object to the proposed action, असेसी ने ऑब्जेक्ट किया, असेसी बोलता है नहीं मेरे पे गार नहीं लगना चाहिए, कैसे आप इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर दोगे। अगर असेसी ने ऑब्जेक्ट फाइल किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्शन किया है तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अपन पहले पढ़ेंगे। देखिए, इफ असेसी ऑब्जेक्ट टू द प्रपोज्ड एक्शन, असेसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, असेसी ने बोला कि नहीं मेरा जो अरेंजमेंट है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट नहीं बनना चाहिए, उसने उसका ऑब्जेक्शन डाला, तो अब क्या होगा, 2 पार्ट हो सकते हैं। इफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसी, वो असेसी की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो गए, तो उस केस में
प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू कम्युनिकेट द सेम टू द एओ बाय ऑर्डर इन राइटिंग विद द कॉपी ऑफ एसएससी। वो एओ को बता देंगे कि भैया देखो टेंशन मत लो, हमको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट नहीं बनाना, गार्ड नहीं लगाना, वी आर सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द एसएससी। तो एसएससी के रिप्लाई से अगर मान लो ये जो बॉसेस है कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेटिस्फाइड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एओ को बता देंगे कि भैया तू अपनी औकात में रह और जो तूने बोला था वो सही नहीं है, हमने एसएससी से पूछा ऐसा कुछ नहीं है, गार लगाने की जरूरत नहीं है, तू तेरा असेसमेंट कंप्लीट कर रहे, गार लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो बॉसेज है पीसी और सी कमिश्नर नॉट कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर सीआईटी और पीसीआईटी नॉट सेटिस्फाइड विद इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसएससी, वो एसएससी की एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू मेक रेफरेंस टू द अप्रूविंग पैनल फॉर डिक्लेयरिंग अरेंजमेंट एज आईएए। अब एक बात समझना, गार लगाने की औकात जो है ना कमिश्नर की भी नहीं है, यहां पे कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर की नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है एसएससी के रिप्लाई से तो वो अप्रूविंग पैनल को बोलेंगे, और अप्रूविंग पैनल में एक हाईकोर्ट का जज रहेगा पुराना, 2 मेंबर रहेंगे, एक एक्सपर्ट बंदा रहेगा और दूसरा जो है वो सीसीआईटी पीसीसीआईटी लेवल का बंदा है वो रहेगा। ये 3 जजेस रहेंगे, उनको बोलेगा कमिश्नर सीआईटी पीसीआईटी के सर इस अरेंजमेंट को आप करिए, इसको आप इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर करिए। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होगा, केस आपका अप्रूविंग पैनल के पास चला गया। अप्रूविंग पैनल टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी, अप्रूविंग पैनल है वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अब देखो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके और क्या क्या कर सकता है अप्रूविंग पैनल, फॉर फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट द कमिश्नर ऑफ पीसीआईटी टू मेक सच इंक्वायरी एंड फर्निश रिपोर्ट। अप्रूविंग पैनल डिपार्टमेंट को बोल सकता है कमिश्नर सीआईटी पीसीआईटी को कि और हमको कुछ इंक्वायरी करके रिपोर्ट फर्निश कर। कॉल फॉर एंड एग्जामिन सच रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द मैटर एज डीम्ड फिट, वो रिकॉर्ड मंगा के देख सकते हैं। रिक्वायर्ड द एसएससी टू फर्निश सच डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस एज इट मे बी डायरेक्ट, वो जो है वो क्या करेंगे, वो जो है वो लाइक एसएससी को बोल सकते हैं कि हमको ये इंफॉर्मेशन दे, हमको ये डॉक्यूमेंट दे, वो सब देंगे किसको, अप्रूविंग पैनल के पास। अभी तुम्हारा केस अप्रूविंग पैनल के पास है। अब आगे क्या होगा, अप्रूविंग पैनल टू इशू डायरेक्शन फॉर डिक्लेयरिंग एन आईएए एंड स्पेसिफाइंग द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इट इज सो डिक्लेयर्ड विद इन द 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस। तो जैसे ही आपका रेफरेंस मिला, जैसे ही आपका रेफरेंस मिला करके, ठीक है, जैसे ही आपका रेफरेंस मिला तो उस पर्टिकुलर केस में 6 month के अंदर अंदर, रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस के 6 month के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज रिसीव्ड, 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूविंग पैनल क्या करेगा, उसको जो है वो डिक्लेयर कर देगा आईएए डिक्लेयर कर देगा। अब एक बात समझना, डायरेक्शन of the approving panel binding on the SSC as well as commissioner, principal commissioner and subordinate IT authority, जो इसके approving panel के डायरेक्शन होंगे वो बाइंडिंग रहेंगे करके, ठीक है। एंड नो अपील शेल लाई अगेंस्ट सच डायरेक्शन, इसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील फाइल नहीं कर सकते। जो अप्रूविंग पैनल के डायरेक्शन होंगे उसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील फाइल नहीं कर सकते। AO to complete the proceeding in accordance with the such direction and provision of the chapter 10A, that is GAR provision के हिसाब से AO को assessment complete करना पड़ेगा। Prior approval of the commissioner or principal commissioner required for passing the assessment order if any tax consequences have been determined in the order as per the provision of chapter 10A। यहाँ पे वो क्या करेगा, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर का पीसीआईटी सीआईटी का अप्रूवल लेने के बाद ही वो ऑर्डर पास करेगा। अब एक बात बताओ, अगर एसएससी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला कमिश्नर को, जब सीआईटी पीसीआईटी ने पूछा और एसएससी ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं, तो ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर में सीआईटी और प्रिंसिपल पीसीआईटी इशू सच डायरेक्शन एज ही डीम्ड फॉर डिक्लेयरिंग द अरेंजमेंट टू बी आईए, तो फिर वहां पे अप्रूविंग पैनल के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एसएससी ने ऑब्जेक्शन किया तो अप्रूविंग पैनल के पास जाएंगे, अप्रूविंग पैनल है वो आईएए डिक्लेयर करेगा। अगर एसएससी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया तो फिर क्या करेगा, ये कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर है वो ही क्या करेंगे, आईएए डिक्लेयर कर देंगे और फिर एओ को बोलेंगे कि इसके हिसाब से असेसमेंट कंप्लीट कर ले। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर। यहां पे बेटा ये प्रोसीजर है और यहां पे इस पर्टिकुलर केस में, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में वापस से अपन पढ़ेंगे एक बार यहां पे क्या क्या दे रखा है। देखिए सबसे पहले कि भैया हुआ क्या, एओ असेसमेंट कर रहा था और एओ को लगता है कि आपका गार लगना चाहिए, तो एओ सीआईटी पीसीआईटी को बोलेगा। अब सीआईटी पीसीआईटी जो है वो क्या करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, मैक्सिमम 60 डेज का टाइम देंगे। अब यहां पे क्या हुआ कि 60 डेज का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। अब यहां पे एसएससी ने कोई भी ऑब्जेक्शन फर्निश ही नहीं किया तो वो खुद ही डिक्लेयर कर देंगे कि आईएए बना दो। एसएससी ने ऑब्जेक्शन फर्निश किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर यहां पे
जो कमिश्नर है वो सेटिस्फाइड है तो उस केस में क्या होगा, एओ को बोलेगा नहीं नहीं गार लगाने की जरूरत नहीं, बट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहां पे जाएगा, अप्रूविंग पैनल के पास जाएगा। अप्रूविंग पैनल जो है वो आईएए डिक्लेयर करने के लिए अप्रूविंग पैनल को बोलेंगे। अब एक बात समझना, अप्रूविंग पैनल जो है वो अप्रूविंग पैनल सब डिटेल देखेगा, उसके बाद में अप्रूविंग पैनल डायरेक्शन देगा। अब एक बात समझना, डायरेक्शन के अगेंस्ट में आप कहीं अपील में नहीं जा सकते, डायरेक्शन के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते। बट क्वेश्चन ये आता है कि अब डायरेक्शन के हिसाब से फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा, उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहां पे क्या देगा, नो अपील शेल लाई अगेंस्ट सच डायरेक्शन। डायरेक्शन के अगेंस्ट में तो अपील में नहीं जा सकते, डायरेक्शन बाइंडिंग रहेंगे, जो डायरेक्शन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट एक बात बताओ, ये जो बाद में लास्ट में असेसमेंट ऑर्डर बन के आएगा उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं या नहीं। तो अपन चलते हैं अपील वाले टॉपिक में, और अपील में एक आईटेट वाले पॉइंट में था, आईटेट जो करके आईटेट अपील हमने पढ़ा था। और आईटेट अपील अगर आप देखोगे ना तो आईटेट अपील में एक पॉइंट था, आईटेट वाला जो अपील था उस आईटेट वाले अपील में एक पॉइंट था। वो पॉइंट क्या बोलता है, देखिए अपील वाले टॉपिक में, अपील वाले टॉपिक में यहां पे अपील्स एंड रिवीजन पढ़ा था और उसमें आईटेट वाले पॉइंट में एक था करके, ठीक है। देखो यहां पे आईटेट में अपील हो सकती है, फॉलोइंग ऑर्डर कैन बी अपील अगेंस्ट आईटेट। एक तो जेसी अपील का, सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, या फिर मान लो ऑर्डर आया एओ का जो कि डायरेक्शन ऑफ डीआरपी के थ्रू था, या रिवीजन ऑर्डर 263 का, या फिर ऑर्डर ऑफ एओ पास्ड विद द अप्रूवल ऑफ सीआईटी पीसीआईटी अंडर सेक्शन 144 बी ए। ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हो आईटेट में। तो जो अगर गार लगाया, ऑर्डर बना, ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटेट में चले जाइए करके, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। ऑर्डर जब बन के आएगा एओ का, जब आप पे ऊपर गार लग गया तो फिर आप आईटेट में चले जाइए। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक गार। अभी अपन 5 मिनट का लेंगे एक ब्रेक छोटा सा, और 5 मिनट के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, सेकंड ब्रेक ऑफ टुडे, और उसके बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ।